आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 11 डायरेक्ट टैक्सेस टी वाई बी कॉम ऑल्सो सूटेबल फॉर एस वाई बैफ एंड टी वाई बी एम एस ऑल्सो। ये क्वेश्चन पूछा गया था टी वाई बी कॉम में दिसंबर 2022 में। क्वेश्चन नंबर 2A कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। अगर एस वाई बैफ में अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है तो दिस विल कम फॉर 15 मार्क एंड टी वाई बी एम एस ऑल्सो 15 मार्क का विल कम। तो सिमिलर पोर्शन है तो एस वाई बैफ के लिए भी एप्लीकेबल है, टी वाई बी एम एस के लिए भी एप्लीकेबल है। ये लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले जो लेक्चर्स हुए उसके अंदर हम लोग ने डिडक्शन के बारे में देखा था और भी जो बेसिक डिटेल्स थी उसके बारे में देखा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ जाके आप इसको और कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है लॉजिकली, कि कोई भी चीज़ बाय हार्ट ना करनी पड़े और लॉजिकली उसको सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर शास्त्री वर्क्स विद XYZ ट्रेडर, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। फिर एक टेबल दिया है, टेबल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, देखो 17 पॉइंट दिया है और फिर बोला है कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम। याद रखना, जब डायरेक्ट टैक्स में आप कभी भी टोटल इनकम निकालोगे तो इनकम जो होता है वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो पहला आता है सैलरी, फिर आता है बिजनेस प्रोफेशन, फिर आता है हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है कैपिटल गेन, फिर आता है अदर सोर्स। तो आपको ये 5 हेड में से चेक करना है कि कौन सा हेड अपने को एप्लीकेबल है यहाँ से, और फिर प्रोसेस करना है आगे की इन्फॉर्मेशन को। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में ही दिया है कि शास्त्री वर्क्स विद XYZ ट्रेडर। तो काम करता है ना, काम करता है तो सैलरी होगा। तो पहला इन्फॉर्मेशन हो गया कि इसके अंदर सैलरी आएगा। ठीक है, अब सैलरी के अलावा और क्या चीज़ आ सकती है, तो आपको टी वाई बी कॉम, टी वाई बी एम एस और एस वाई बैफ के लेवल पे ज़्यादातर 2 हेड कंबाइंड पूछेगा। तो एक सैलरी हो गया, तो हम लोग को ये पता चल गया सैलरी के साथ और क्या आ सकता है। तो यहाँ पे है ना एक बार गो थ्रू कर लेने का। तो देखो सैलरी, बेसिक सैलरी दिया है, अलावेंसेस दिया है, कमीशन दिया है, बोनस दिया है, एडवांस सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम सैलरी। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब सैलरी से रिलेटेड है। तो 9 पॉइंट तक सब सैलरी है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन है। तो याद रखना, जब भी ये अदर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो या तो ये एडजस्टमेंट्स होंगे या तो अदर हेड के बारे में बताया जाएगा। तो देखो अब आया लॉटरी प्राइस, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी फ्रॉम LIC, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर, डिविडेंड, कंट्रीब्यूशन टू LIC, ये सब। तो इसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन जो है ना वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। और प्लस डिडक्शन है। डिडक्शन कौन सा, चैप्टर 6 से। अब बोलेंगे सर ये चैप्टर 6 से क्या होता है, तो चैप्टर 6 में आता है ATC, CCC, DDD, UE, TTA, TTB। तो ये सब का मैंने एक छोटा छोटा वीडियो बनाया 10 मिनट के अंदर। वो कब कब आपको ट्रेस करना है और कैसे ट्रेस करना है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे भी आपको आएगा, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है। एक ये LIC का दिया है तो एक ATC आ जाएगा, और ये पेंशन फंड दिया है तो ये ATCCC आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और चीज़ दिया गया है, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, तो ये ATDD आ जाएगा, तो ATDD होगा। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें हैं। अब हो सकता है ये तीनों आए या हो सकता है 2 ही आए, अपने को ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग को देखेंगे कि कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये बड़ा क्वेश्चन दिखेगा तो घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोग को पता चल गया कि इसके अंदर एक तो सैलरी आ गई है और दूसरा अदर सोर्स आ गया। तो अब इसको लिखना कैसे है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या करना है, क्वेश्चन में जाना है और पार्टी का नाम लिखना है। तो सबसे पहले पार्टी का नाम क्या है, शास्त्री है, शास्त्री लिख दिया। फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, वो भी लिख दिया। ये हम लोग के लिए ये अटेम्प्ट के लिए फिक्स है 22-23 और 23-24। और क्या निकालना है, क्वेश्चन में से देख के मिल जाएगा, टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। तो टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और नीचे लिखने का पर्टिकुलर, और 2 कॉलम बनाने का अमाउंट का। कितना कॉलम, ओनली 2 कॉलम्स। अब बोलेंगे सर ये 3rd कॉलम क्यों बनाया, ये आप वर्किंग के तौर पे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप लिखोगे उसके नीचे वर्किंग दिखा दो, या साइड में ही जहाँ पे लिखा है उसके आगे ब्रैकेट करके दिखा दो, चलेगा। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ये 3rd कॉलम बनाया गया है। आई बात समझ में। तो पर्टिकुलर, अमाउंट 2 ही कॉलम बनाना है और फिर स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहला हम लोग को लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम लोग ने ये 9 पॉइंट देखा था। अब ये 9 के 9 पॉइंट को आपको डिक्टोर लिखना है,
एग्जैक्टली जो लिखा है वो लिखना है। तो ये 9 के 9 पॉइंट देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो लिख दिया। आई बात समझ में? लिख दिया कि नहीं लिख दिया? बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, एडवांस, हाउस रेंट, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, और ये वाला प्रोफेशनल टैक्स है, ये नहीं लिखा। इसका बताता हूँ लॉजिक क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सैलरी के अंदर से 3 डिडक्शन होते हैं। तो ये डिडक्शन है, तो ये डिडक्शन बाद में आएगा। आप लिख के भी डैश मारेंगे तो भी चल जाएगा। अब क्या करना है, सैलरी के अंदर आपको याद रखना है बीकॉम, टीवाईबीएमएस और एसवाईबीएफ लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है वो पूरा टैक्सेबल होता है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है ना, सबका सब क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। तो पहला क्या दिया है, देखो बेसिक सैलरी कितना है, 8 लाख पर आने में, मतलब पूरे साल का है, क्योंकि हम लोग को पूरे साल का ही इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो 8 लाख देखो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, हो गया। फिर क्या दिया, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या बोला, 25% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 25% है, तो यहाँ पे देखो वर्किंग दिखा है। वर्किंग आप यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 25% ऑफ बेसिक सैलरी, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। चॉइस इज़ योर्स। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो 8 लाख का 25% कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, लिख दिया। फिर कमीशन रिसीव्ड 1 लाख है, तो डायरेक्टली लिख देंगे 1 लाख। फिर देखो बोनस दिया है, बोनस भी यहाँ पे 7,000 है, तो वो भी आ जाएगा। सब टैक्सेबल होता है। अब मैं एक एक करके बताऊँगा। ये चीज़ें तो दिखी ना, तो टैक्सेबल है, इसमें कोई भी नॉन टैक्सेबल की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अब आता है बोनस। बोनस में याद रखना सिर्फ बोनस आएगा, 75,000 है, यहाँ पे 7,000 लिखा है, बाय मिस्टेक हो गया है, ये 75,000 है, ठीक है। तो 75,000 आपको लिखना है, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है, बोनस कभी कभी है ना आपको ऐसा आएगा डिक्लेयर्ड, तो याद रखना लिख के डैश मारने का, क्योंकि डिक्लेयर्ड टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। तो बोनस करके आएगा, सिर्फ बोनस है तो टैक्सेबल है, बोनस डिक्लेयर नॉट टैक्सेबल। क्या रीज़न है इसके पीछे, देखो कोई कंपनी में आप काम करते हो, कंपनी वाले ने बोला भाई हम आपको दिवाली पे 1 करोड़ रुपया बोनस देंगे, तो आप भी खुश, यार 1 करोड़ मिलने वाला है, तो डिक्लेयर किया ना, मिला क्या, गवर्नमेंट बोलता है चलो डिक्लेयर हो गया, 1 करोड़ रुपये टैक्स दो, कितना आता है, 30% आता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो 30% आप दोगे तो 30 लाख रुपये अभी दे सकते हो क्या आप, बताओ मुझे, दे सकते हो? अरे भाई अभी तो डिक्लेयर हुआ है, जब मिलेगा जब देखेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि बोनस जब मिले तब टैक्सेबल है, तो सिर्फ बोनस है तो टैक्सेबल है, बोनस डिक्लेयर आएगा तो नॉट टैक्सेबल। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर एडवांस सैलरी रिसीव्ड, एडवांस सैलरी है ना फुल्ली टैक्सेबल है। देखो एडवांस सैलरी कितना है, 85,000 पर एनम है, तो 85,000 मैंने लिख दूंगा। अब एडवांस सैलरी में क्या नॉन टैक्सेबिलिटी मैं बता देता हूँ। अगर एडवांस फ्रॉम सैलरी है तो भाई आप ये मंथ की सैलरी, मतलब आने वाले मंथ की सैलरी पहले ही ले लेते हो, तो है तो सैलरी ना, सैलरी मिला टैक्सेबल है। फिर नेक्स्ट मंथ में उसको टैक्सेबल नहीं करना, ठीक है। तो जिस मंथ में, तो एग्जांपल के तौर पे ये साल के अंदर आपने 12 महीने का सैलरी तो लिख लिया 8 लाख, और ये लिखा 87,500 पर एनम, आपका इधर पे लिखा है 87,000 है, ये पर एनम नहीं है, 87,000 है, यहाँ पे देखो दिया है। तो 87,500 आपको मिला, तो आपको पहले से 12 महीने का सैलरी तो मिल चुका है ना, इधर पे है ना देखो बेसिक सैलरी पर एनम, तो ये 1 महीने का सैलरी और मिला, मतलब यहाँ पे 13 महीना हो गया। तो अब ये 87,500 अगर आपने यहाँ पे टैक्सेबल किया, तो नेक्स्ट ईयर जब करोगे ना, तो 23-24 में जब करोगे प्रीवियस ईयर में, तो इस अमाउंट को 1 महीने का कम सैलरी लिखने का, क्योंकि ये मंथ में सैलरी आपने टैक्सेबल कर ली ना, तो अगले महीने में अगले साल में उसको नहीं लेने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एडवांस ये वर्ड आएगा, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ये वर्ड याद रखना। अगर एडवांस अगेंस्ट सैलरी है ना, तो वो लोन हो जाता है और लोन टैक्सेबल नहीं होता, उसको डैश मारना। आई बस समझ में? एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल। क्लियर है? यस और नो? ठीक है। सैलरी में याद रखना जो भी दिया रहेगा ना, आंख बंद करके टैक्सेबल है, आंख बंद करके, जब तक कोई नया स्पेसिफिक ना आए। जो भी नया आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउस रेंट अलावेंस, कितना दिया है, सॉरी ये 85,000 था, यहाँ पे बाय मिस्टेक गया है, 85,000 हम लोग लिख लेते हैं, तो 85,000 है, ठीक है, ये रहा। फिर हाउस रेंट अलावेंसेस कितना है, 75,000, सॉरी एंटरटेनमेंट अलावेंसेज है, एंटरटेनमेंट ऊपर नीचे हो गया है, पहले लिख लेते हैं एंटरटेनमेंट अलावेंस। तो एंटरटेनमेंट अलावेंसेस कितना है, 75,000 है, तो पूरा आंख बंद करके मैंने बोला है कि टैक्सेबल होगा, तो यहाँ पे देखो 75,000 हम लोग ने लिख दिया। क्लियर है?
ये एंटरटेनमेंट अलावेंसेस नॉट टैक्सेबल, सिर्फ और सिर्फ इसका जो डिडक्शन होता है वो आपको सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। आपके लिए, आप शास्त्री करके XYZ कंपनी में काम कर रहा है वो, तो XYZ कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। अगर गवर्नमेंट कंपनी होती तो उसका हम लोग को 1/5 लेके 5,000 का मिनिमम अमाउंट लेके उसका एग्जेम्पशन निकालना पड़ता, उसका डिडक्शन निकालना पड़ता, सॉरी डिडक्शन बोलते हैं, डिडक्शन निकालना पड़ता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो याद रखना, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज टैक्सेबल फुल्ली, एग्जेम्पशन डिडक्शन जो मिलता है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो मिस्टर शास्त्री गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद क्या दिया है, देखो सब हो गया। अब आता है हाउस रेंट अलाउंसेस पे, तो कितना दिया है, 87,500 दिया है, लेकिन इसमें ऑलरेडी बोल दिया एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे नॉट टैक्सेबल। 87,500 में ऑलरेडी 25,000 एग्जेम्प्ट है, नॉट टैक्सेबल है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 87,500 माइनस 25,000 लिखने का और अमाउंट तुम्हारा आ जाएगा 60,000। आई बात समझ में? यस और नो? समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो इस तरीके, तो ये देखो ये कैलकुलेशन यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। ये आ गया 60,000। क्लियर है? नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंसेस 44,000। कुछ नहीं समझ में आता, पूरा टैक्सेबल है। याद रखना सैलरी के अंदर पूरा टैक्सेबल है, कुछ अमाउंट को छोड़ के, जैसे आया था बोनस का। इस तरीके से मैं हर एक क्वेश्चन में आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सैलरी पार्ट हो गया। अब सैलरी में याद रखना, सैलरी के अंदर है ना 3 डिडक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा होता है प्रोफेशनल टैक्स, तीसरा होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। तो जैसे ही आपने ये पूरे पॉइंट लिख दिए तो इनको आप टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करने के लिए हम इसको क्या बोलेंगे पता है? ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। अब ग्रॉस सैलरी क्या है, इसका टोटल करो, कितना आता है टोटल। तो ये सब का आपने टोटल किया तो ये सब का टोटल आता है 14,39,000। ये आपकी आ गई ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी में से क्या माइनस करने का, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 3 डिडक्शन है। कितने डिडक्शन है? 3। याद रखना सैलरी में 3 डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस। और एंटरटेनमेंट अलाउंस किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है पता है? 50,000 है। प्रोफेशनल टैक्स पता है कितना है? ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में दिया है, इसलिए देखो इसको लिखा नहीं था, 2,500 लिख दिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर आया है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसको है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और शास्त्री गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो 0 आ जाएगा। तीनों का टोटल हो जाएगा 52,500, माइनस करो, ये आपका क्या बन जाएगा? नेट सैलरी। तो सैलरी इस तरीके से आएगी उसकी 13,86,500। समझ में आया? तो देखो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया ना। ये कॉपी करो, अगर नहीं भी समझ में आता है जो अमाउंट दिया उसको भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरे हेड पे जाते हैं। दूसरा हेड हम लोग ने क्या निकाला था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकाला था। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखेंगे। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये 5-6 आइटम है, लेकिन पूरे नहीं आएंगे, जो भी इनकम है वो लिखने का। तो पहला क्या दिया है? पहला दिया है आपको लॉटरी। तो लॉटरी आपकी अदर सोर्स है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लेक्चर नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब जो भी चीज़ आएगी मैं सिर्फ उसका आपको बताऊंगा टैक्सेबिलिटी। तो लॉटरी इज़ अदर सोर्स, इंटरेस्ट हो वो भी अदर सोर्स, रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, LIC मैच्योरिटी हो रही है, अदर सोर्स, इंटरेस्ट आ रहा है, फिर अदर सोर्स, गिफ्ट अदर सोर्स, डिविडेंड अदर सोर्स। ये दोनों इनकम नहीं है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो LIC फंड है, तो ये आपका 80C में जाएगा या CCC में जाएगा। ठीक है, मोस्टली ये 80CCC में जाता है, लेकिन कभी कभी पेंशन फंड का नाम 80C में भी आया है। तो आप अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए एग्जाम में कि 80C लिखना है कि CCC लिखना है, सोल्यूशन में 80C लिखा है, लेकिन आपको ये याद रखना, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आपको डिडक्शन लिख के LIC फंड लिख देना है, दैट्स इट। और वो भी 1.5 लाख। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया, LIC, 80C, CCC, DDD, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इसको और अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है, और ये भी देखो मेंटेन, इनकर्ड बोला है, इनकम नहीं है। तो इनकम मतलब अपने पास कितनी है अभी? ये 6 इनकम है। तो इन 6 की 6 इनकम को देखो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 6 की 6 इनकम को मैं उठाऊंगा और इधर पे लिख दूंगा। देखो 6 की 6 लिखा। अब डिसाइड करने का टैक्सेबल है कि नॉट टैक्सेबल है, तो मैं हर एक आइटम के ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहला लॉटरी प्राइस, लॉटरी मतलब सोरठ होता है,
कोई भी सोरठ खेलो, कैसा भी सोरठ खेलो, जो भी प्राइस मिला टैक्सेबल होता है, चाहे 1 रुपया मिले, 1 करोड़ मिले या 1 अरब रुपए मिले, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। दूसरा, लॉटरी में याद रखना है, लॉटरी के अंदर 55,000 कमाया, इसको कमाने के लिए आपने लॉटरी के एक्सपेंस किए। लॉटरी के एक्सपेंस क्या होते हैं, जैसे लॉटरी का टिकट हो गया, फिर लॉटरी के टिकट हो गए, और भी छोटे मोटे एक्सपेंस होंगे, ये वाले एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। मतलब आपने 55,000 तो कमाया, 55,000 में 5,000 लॉटरी का टिकट है, तो एक्चुअल में आपकी इनकम 50,000 की हुई। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है कि लॉटरी में आपको कोई भी एक्सपेंस माइनस करने नहीं मिलेगा, तो 55,000 रुपया पूरा आ जाएगा। कभी कभी लॉटरी प्राइस में बोलेगा 55,000 और बोलेगा, क्या बोलेगा, TDS काटा है। क्या काटा है, TDS काटा है। कितना काटा है, 5,000। तो याद रखना 55,000 नहीं लिखना है, 60,000 लिखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ उसमें से अलाउड नहीं है। तो TDS भी कटा रहेगा, उसको ऐड बैक करके लिखो तो 60,000 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें याद रखना। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स देखने होंगे, तो पूरा आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेंगे 10 से 15 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आते दूसरा, इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट विद बैंक। इंटरेस्ट है ना, याद रखना, इनकम टैक्स में कोई भी इंटरेस्ट मिले, कैसा भी इंटरेस्ट मिले, सब टैक्सेबल, कुछ इंटरेस्ट को छोड़ के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला PPF नॉट टैक्सेबल, कौन कौन सा है? पहला है PPF, पोस्ट ऑफिस, इन सब पे इंटरेस्ट आपको जो भी मिलेगा वो नॉट टैक्सेबल होता है, याद रखना ये सब, ठीक है। मोस्टली ये दोनों पूछता है। फिर कभी कभी सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट होता है, तो सेविंग बैंक को आपको 80 TTE में मिलता है, जिसका लिमिट है 10,000। तो इंटरेस्ट कोई भी हो सब टैक्सेबल होता है, तो ये भी मैं लिख दूंगा 66,000 टैक्सेबल। फिर देखो, रिसीव्ड LIC मैच्योरिटी कितना मिला, 85,000 मिला, इधर पे दिया है देखो। मैंने ये सब अमाउंट यहाँ पे कॉपी कर लिया है कि बार बार हम लोग को ऐसा अप डाउन ना करना पड़े, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 85,000। अब आप बताओ, LIC के ऊपर जो मैच्योरिटी मिला, मतलब LIC लिया था 50 साल का, 10 साल का, 15 साल का, मैच्योर हो गया, तो याद रखना इनकम टैक्स ने मैच्योरिटी वैल्यू को नॉट टैक्सेबल किया है। ये जनरल पब्लिक है ना, एक तो उन लोग का मेन इन्वेस्टमेंट LIC है, उस पर भी टैक्स लगाने लगे तो गवर्नमेंट पब्लिक भड़क जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इनकम टैक्स ने, यार तुम लोग को जो भी LIC पॉलिसी में 10 साल 15 साल के बाद मैच्योरिटी मिले वो नॉट टैक्सेबल है, तो नॉट टैक्सेबल करने का। फिर देखो, इंटरेस्ट मैंने अभी बताया था, हर एक टाइप का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, कुछ को छोड़ के, वो जो मैंने अभी स्पेसिफिकली बताया 2-3 आइटम, वो याद रखना है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट है इसका 10,000। गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर, कितना मिला गिफ्ट, 70,000 मिला, क्या टैक्सेबल है? गिफ्ट का भी अलग से मैंने वीडियो बनाया है। गिफ्ट में याद रखना, जो रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, शादी से गिफ्ट मिलता है, नॉट टैक्सेबल। शादी से नॉट टैक्सेबल, रिलेटिव से नॉट टैक्सेबल, विल और इनहेरिटेंस जो जायदाद के तौर पे मिलता है नॉट टैक्सेबल होता है। तो रिलेटिव में ब्रदर भी आ जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव में कौन कौन सा, ब्लड रिलेशन वाले जो रहते हैं ना वो, तो मैं, तो मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ के पेरेंट्स, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे वाइफ के ग्रैंड पेरेंट, मेरे चिल्ड्रन, फिर मेरे ब्रदर सिस्टर, फिर मेरे मम्मी पापा के ब्रदर सिस्टर, इस टाइप के जो ब्लड रिलेशन है ना, चाचा चाची, खाला खालू, ये टाइप के, ये सब आपके रिलेशन में इनसे गिफ्ट मिलेगा तो उसको नॉट टैक्सेबल किया जाएगा। वैसे तो रिलेटिव देते नहीं है, लेकिन नॉट टैक्सेबल किया, कभी दे दिया तो, है ना। ऐसा कौन सा रिलेटिव जो गिफ्ट देता, कोई नहीं देता भाई, लेने के चक्कर में रहते हैं एवरीवन, है ना। तो गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर नॉट टैक्सेबल। फिर डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, डिविडेंड है इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, म्यूचुअल फंड पहले नॉट टैक्सेबल था, लेकिन अभी इसको टैक्सेबल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने अभी दो साल पहले की बात है, पहले नॉट टैक्सेबल था, अभी टैक्सेबल कर दिया, तो इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। फिर आता है, अब ये हो गया 6 के 6 पॉइंट थे, देखो ये कर लिया, सिर्फ ये 2 पॉइंट बचे, इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखो पूरा हो गया, क्या किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया अमाउंट, है ना। इनका टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, 13,87,500, इसका अमाउंट कितना है, 1,53,000। अब इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। याद रखना, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है आपकी जो भी इनकम होगी, तो पहली है इनकम सैलरी, दूसरी इनकम है अदर सोर्स, तीसरी हो सकती है बिजनेस, चौथी हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी, पांचवी हो सकती है कैपिटल गेन। सबको जब टोटल करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। आई बात समझ में? हमारे पास 2 इनकम थी, तो इन दोनों का टोटल आएगा 15,39,500। कैसे आया, 13,86,000
और 1,53,000 ये आ गया। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो इस तरीके से करना है। फिर इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम है, नाम से ही पता चल रहा है ग्रॉस, ग्रॉस है तो इसमें से कुछ माइनस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। तो इसके अंदर आता है ATC, CCC, DDD ये सब। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि इसने LIC फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये वैसे ATCCC का मतलब 80CCC के अंदर आता है, लेकिन मैंने एक बुक के सोल्यूशन देखा था उसमें 80C डाला है। तो अगर आपको भी कन्फ्यूजन है तो आप सीधा लिखो डिडक्शन LIC पेंशन फंड, और अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 17,500। देखो यहाँ पे लिखा ATC ही पेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू LIC पेंशन फंड, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी।